हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग डार्क रूम का टॉपिक पढ़ेंगे और उसमें डार्क रूम का लेआउट कैसा होता है पूरा का पूरा उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसको अपन थोड़ा डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि थोड़ा इजी हो जाए पढ़ने में भी और थोड़ा लिखने में भी और याद करने में भी, है ना। तो इसमें लेआउट पढ़ेंगे अपन और एसेसरीज़ पढ़ेंगे, कौन कौन सी एसेसरीज होती हैं इसके अंदर और क्या क्या इसमें लेआउट में आता है। तो लेआउट के अंदर अपन लोकेशन पढ़ेंगे, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है वो पढ़ेंगे, फिर साइज़ पढ़ेंगे। जैसे स्ट्रक्चर की बात करें तो किस टाइप से बना होता है, उसमें वॉल्स होती हैं, वॉल में क्या क्या मटेरियल लगा होता है, क्या साइज़ होती है, क्या थिकनेस होती है वॉल की, सीलिंग कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, फ्लोर कैसा होना चाहिए, उसके डोर्स कैसे होने चाहिए, डार्क रूम के अंदर जो सिंक लगी होती है वो कैसी होनी चाहिए, है ना, कैसी होती है, पास बॉक्स और बेंच सिस्टम जिसमें वेट और ड्राई आती है, और ये वेंटिलेशन लास्ट में। तो ये अपन इसके अंदर पढ़ेंगे पहले पार्ट में, इतना कवर करने वाले हैं। और ये आएगा लेआउट के अंदर। और एसेसरीज़ के अंदर जैसे फिल्म रैक है, हैंगर्स है, प्रोसेसिंग टैंक्स है, फिल्म हॉपर्स है, ड्रायर है और सेफ लाइट, और उसके साथ में फ़िल्टर आते हैं। ठीक है, सेफ लाइट में जनरल सेफ लाइट है जिसको वाइट लाइट बोलते हैं, और दूसरी सेफ लाइट आती है। ठीक है, एल्यूमिनेशन बोलते हैं उसको, डार्क रूम एल्यूमिनेशन नाम से भी पूछा जाता है सेफ लाइट वाला, जिसमें दो टाइप की आ जाएंगी फिर, जनरल सेफ लाइट जिसको वाइट लाइट बोलते हैं और सेफ लाइट आती है। ठीक है, तो ये पढ़ने वाले हैं। रेडियोग्राफी स्टार्ट व एंड होती है डार्क रूम में, जहाँ पर फिल्म्स को लाइट प्रूफ होल्डर कैसेट में लोड किया जाता है। ओके, वापस एक्सपोज होने के बाद प्रोसेसिंग के लिए डार्क रूम में लाया जाता है। तो सबसे पहले अपन कैसेट के अंदर अगर फिल्म इंसर्ट कर रहे हैं तो डार्क रूम में ही करना पड़ता है सेफ लाइट के अंदर, और वापस एक्सपोज करके कैसेट को वापस प्रोसेसिंग के लिए डार्क रूम में लाया जाता है। तो स्टार्ट भी डार्क रूम से होता है और एंड भी डार्क रूम में होती है रेडियोग्राफी। डार्क रूम में फिल्म की प्रोसेसिंग करी जाती है जिससे लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। डार्क रूम में फिल्म को प्रोसेस किया जाता है, केमिकल प्रोसेस किया जाता है, जिससे वो लेटेंट इमेज से विजिबल इमेज में कन्वर्ट होती हैं। सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। डार्क रूम बनाने की प्लानिंग जो है वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बनाने के साथ ही तय की जाती है। जब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को बनाया जाता है तो उसी टाइम ये डिसाइड कर लिया जाता है कि डार्क रूम कहाँ होगा, है ना। जनरली डार्क रूम को रेडियोग्राफी रूम के पास में ही बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि आने जाने में टाइम कम लगे, टाइम की सेविंग होगी, लेकिन इससे रेडिएशन से फिल्म को नुकसान होने का खतरा भी रहता है, संभावना बन जाती है, क्योंकि पास में अटैच रहेगा तो जो एक्सपोजर की रेडिएशन है एक्सपोज की ड्यूरिंग, वो जा सकती हैं डार्क रूम के अंदर, तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एडजेसेंट वॉल पर लेड लगाया जाता है। लेड की जो पतली पतली थिकनेस वाली, पतले थिकनेस की थोड़ी सीट लगाई जाती हैं एडजेसेंट वॉल पे, जो पास वाली दीवार होती है डार्क रूम की, है ना, उसके ऊपर। तो लोकेशन में ये आप बताएंगे किस टाइप से। और आगे पढ़ते हैं, इसमें पूरा नहीं हुआ अभी। डार्क रूम सेंट्रली लोकेटेड होना चाहिए, डार्क रूम सेंटर वाला होना चाहिए। जैसे ये एक्सरे का रूम है, ये अदर रूम है, तो यहाँ पे डार्क रूम बना रखा है, देख सकते हैं आप, यहाँ से आ सकते हैं इसमें, है ना। ये कैसेट वाला रूम है तो इसमें जा सकते हैं, रूम नंबर 2 में। तो ये है सेंटर में, अपना डार्क रूम हो गया सेंटर में, बाकी रूम हो गए इस टाइप से। तो डार्क रूम है वो सेंटर में लोकेटेड होना चाहिए। डार्क रूम डैम्प व हॉट एरिया से दूर होना चाहिए, डैम्प एरिया से दूर होना चाहिए, हॉट एरिया के पास में नहीं होना चाहिए। साइज ऑफ डार्क रूम अगला है, लगभग 10 बाई 10 बाई 10, जिसमें 10 हाइट है, 10 विड्थ है, 10 लेंथ है। ये क्यूबिक फीट में आ जाएगा फिर। 10 बाई 10 बाई 10 का होना चाहिए डार्क रूम। इतना वाइड तो होना ही चाहिए जिसमें बेंच, कौन कौन सी बेंच, वेट और ड्राई बेंच वो आ जाएँ, प्रोसेसिंग टैंक आ जाएँ जिसमें डेवलपर वाला है, फिक्सर का है, वॉशिंग वाला टैंक है, वो आ जाएँ, फिल्म स्टोरेज सिस्टम आ जाए जिसमें इसके अलावा पास बॉक्स आ जाए, रेफ्रिजरेशन सिस्टम आ जाए, ड्रायर सिस्टम आ जाए। ठीक है, इतनी चीज़ें डार्क रूम में अंदर आ जानी चाहिए, इंक्लूड हो जाने चाहिए, इतना अपने को वाइड चाहिए डार्क रूम। ठीक है, बेंच, प्रोसेसिंग टैंक, फिल्म स्टोरेज सिस्टम, पास बॉक्स, रेफ्रिजरेशन सिस्टम और ड्रायर सिस्टम। डार्क रूम ज़्यादा लार्ज भी नहीं हो जिससे इक्विपमेंट के बिटवीन स्पेस ज़्यादा हो जाए, तो इसमें डिस्टेंस हो जाएगी स्पेस इक्विपमेंट के बीच में, तो टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा। मतलब ये प्रोसेसिंग टैंक पड़ा है और थोड़ा ज़्यादा दूर में पड़ा है कुछ और, जैसे वेट या फिर ड्राई बेंच है मान के चलते हैं, या फिर यहाँ पे हैंगर लगे हैं ड्राई बेंच के ऊपर, तो इससे यहाँ तक जाने में तो टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए इतना ज़्यादा भी स्पेस नहीं होना चाहिए इनके बीच में कि टाइम ज़्यादा लग रहा है ना। और इतना वाइड होना चाहिए कि आराम से ये सब चीज़ें इंक्लूड हो जाएं इसके अंदर।
अब डार्क रूम की वॉल्स के बारे में बात करते हैं। वॉल्स कैसे होते हैं? डार्क रूम की इनसाइड की वॉल पर ब्लैक या डार्क कलर पेंट किया जाता है। रेडिएशन से प्रोटेक्शन करने के लिए प्रॉपर थिकनेस होनी चाहिए, वॉल की प्रॉपर थिकनेस चाहिए अपने को, तभी रेडिएशन से प्रोटेक्शन कर पाते हैं। जिसमें कंक्रीट की बना सकते हैं, ब्रिक्स की थिकनेस कितनी होती है वो अलग अलग डिपेंड करता है प्रोटेक्शन, रेडिएशन से प्रोटेक्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कलर बताया है, फिर इसने ये बताया थिकनेस के बारे में, और थिकनेस अभी कितनी होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे अपन। रेडिएशन रूम की एडजेसेंट वॉल को लेड से कवर करना चाहिए। मतलब ये डार्क रूम है और यहाँ पे है रेडियोलॉजी वाला रूम, रेडियोग्राफी वाला रूम। तो ये वाली जो दीवार है इसके ऊपर लेड लगाना ज़रूरी है, वरना तो इसमें रेडिएशन आ जाएंगे डार्क रूम के अंदर। तो यहाँ पे एडजेसेंट वॉल के ऊपर लेड लगाना ज़रूरी है ताकि रेडिएशन ऑफ डार्क रूम एंटर ना कर पाएँ। वॉल्स केमिकल रेसिस्टेंट मटेरियल से प्रोटेक्ट होनी चाहिए। डार्क रूम की वॉल है वो रेसिस्टेंट हो, किससे? केमिकल से, क्योंकि केमिकली काम हो रहा है वहाँ पे। तो स्पेशल पेंट, वार्निश, सेरेमिक, प्लास्टर से पेंट की होनी चाहिए। इसमें ये 3 चीज़ लिख सकते हैं, वार्निश लिख सकते हैं, सेरेमिक प्लास्टर लिख सकते हैं और स्पेशल पेंट लिख सकते हैं। इससे पेंट की जानी चाहिए। रेगुलर वाटर से वॉश करने योग्य हो, मतलब जिनको रेगुलरली वाटर से वॉश किया जा सके ऐसी होनी चाहिए। रेडिएशन से प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या करेंगे अपन? या तो 2 mm का लेड लगा सकते हैं एडजेसेंट वॉल के ऊपर, या फिर 25 mm क्वालिटी का बेरियम प्लास्टर वॉल के ऊपर लगा सकते हैं, या फिर 225 mm थिक सिंगल ब्रिक वॉल, ये जो ईंट होती है 225 mm वाली ईंट से दीवार बना सकते हैं, या फिर 150 mm की कंक्रीट वाली दीवार बना सकते हैं। ठीक है, इससे ये रेडिएशन से प्रोटेक्शन मिल जाएगी अपने को। वॉल के ऊपर ये लगा सकते हैं, लेड लगा सकते हैं, बेरियम प्लास्टर लगा सकते हैं, या फिर सिंगल ब्रिक वॉल लगा सकते हैं। ये जो बेरियम वाला है ना, जो लेड एप्रिन आपने देखा है, जो अपन किसी भी फ्लेक्सिबल होता है जिसको अपन में किसी भी शेप में से चेंज कर सकते हैं, उसमें भी बेरियम का यूज़ किया जाता है। लेड के साथ में बेरियम को मिक्स किया जाता है, क्योंकि लेड आपने देखा है कि इतना जल्दी होता नहीं, उसको थोड़ा सा अपने को प्रेशर लगाना पड़ता है उसको मतलब शेप में चेंज करने के लिए। लेकिन लेड एप्रिन तो किसी भी शेप में चेंज हो जाता है, उसमें बेरियम का इस्तेमाल किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। फिर आता है सीलिंग। सीलिंग में प्लास्टर का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर नमी आ गई तो फिर गिर सकता है प्लास्टर, वो गिरने से फिल्म या किसी डैमेज हो सकती है। मॉडर्न इमल्सन का यूज़ पेंट के रूप में करें। मॉडर्न इमल्सन का यूज़ कर सकते हैं पेंट करने के लिए। सीलिंग की लाइट रिफ्लेक्टेबिलिटी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि जैसे ये सीलिंग है, छत है, डार्क रूम के अंदर की बात कर रहे हैं, अंदर से देख रहे हैं अपन, तो ये जो सीलिंग है इसकी लाइट की रिफ्लेक्टिंग, मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ताकि जैसे यहाँ पे कोई लाइट लगा रखी है अपन ने और इसका जो फेस है लाइट का वो ऊपर कर रखा है, तो इससे रिफ्लेक्ट होकर वो लाइट है वो डार्क रूम के अंदर इल्यूमिनेशन कर सकती है। तो ये काम आती है रिफ्लेक्शन का, इसलिए ज़रूरी हो जाता है इसका, रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए इसकी, कहने का मतलब है ना। सीलिंग में फॉल्स सीलिंग लगाकर उसमें वाटर, एयर, इलेक्ट्रिकल सप्लाई को लगाना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई या फिर वाटर की सप्लाई ऊपर से कर रहे हैं तो अपने को उसको कवर कर देना चाहिए फॉल्स सीलिंग से। ऐसे मतलब लगना चाहिए कि ये सीलिंग है, डार्क रूम अच्छा दिखे या फिर रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज उसकी बनी रहे, इसलिए उसके ऊपर अपन कोई पीवीसी की ऐसी कुछ मटेरियल लगा सकते हैं, जैसे इसको कवर करके फिर उस पीवीसी मटेरियल के ऊपर ये इमल्सन का पेंट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें मेंटेन रहेंगी फिर इससे। फिर फ्लोर की बात करते हैं। फ्लोर कैसा होना चाहिए? फ्लोर है वो पोर्स नहीं होना चाहिए, पोर्स का मतलब छिद्रित नहीं होना चाहिए, उसमें छेद नहीं होना चाहिए। स्लिपरी भी नहीं होनी चाहिए, स्लिप नहीं करना चाहिए। केमिकल व स्टेन से प्रूफ होना चाहिए। ड्यूरेबल व इजी टू मेंटेन होना चाहिए। पोर्सलिन या फिर नेचुरल क्ले टाइल का यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर, पोर्सलिन या फिर नेचुरल क्ले टाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइट कलर का हो ताकि लाइट का बेटर रिफ्लेक्शन हो सके, ये भी अपने को लाइट कलर का चाहिए लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए। तो ये फ्लोर की प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब प्रोटेक्शन कैसे करेंगे रेडिएशन से? डार्क रूम को आयोनाइजिंग रेडिएशन जो कि एडजेसेंट रेडियोग्राफिक रूम से पास होंगी से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। डार्क रूम की वॉल पर प्राइमरी बीम डायरेक्टली अप्लाई नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी बीम का मतलब ये हो गया कि जैसे ये रूम है, ठीक है, और ये पास वाला रूम है, ठीक है, ये इसकी एडजेसेंट वॉल है। ये डार्क रूम है, ये रेडियोग्राफिक रूम है। यहाँ पे एक्सरे ट्यूब लगी हुई है, मान के चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्सरे ट्यूब है। तो इस वॉल के ऊपर एक्सरे बीम सीधी नहीं गिरनी, मतलब इसका फेस इसकी साइड नहीं होना चाहिए सीधे तरीके से,
समझ गए। डार्क रूम वाली दीवार के मतलब फेस नहीं होना चाहिए एक्स रे ट्यूब का, ताकि किरणें हैं, एक्सरेज हैं, वो सीधी गिरें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कैसे कर सकते हैं, जैसे ये डार्क रूम है, ठीक है, इसके पास में रेडियोग्राफी रूम है, तो ये वाली वॉल लगती है डार्क रूम से, तो एक्सरे ट्यूब का फेस हम या तो इस वाली पे कर सकते हैं, या फिर इस पे कर सकते हैं, या फिर इस पे कर सकते हैं, इन तीनों पे कर सकते हैं। पास वाली दीवार के सामने उसका फेस नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है। एडजेसेंट वॉल के ऊपर उसमें प्राइमरी बीम डायरेक्टली अप्लाई नहीं होनी चाहिए, फ्लोर को भी रेडिएशन से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। डार्क रूम में फिल्म प्रोसेस व हैंडल स्टोर करी जाती हैं, उनको रेडिएशन से प्रिवेंट करना ज़रूरी होता है, इसलिए वॉल्स पर 2 mm लेड इक्विवेलेंट मटेरियल का यूज़ करना चाहिए। तो आपको बता दिया कि डार्क रूम की वॉल के ऊपर सीधी प्राइमरी बीम नहीं अप्लाई होनी चाहिए, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वॉल को हम 2 mm लेड शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मटेरियल में वही बता दिया, पहले हम पढ़ के आए थे, देखो 25 mm हाई क्वालिटी बेरियम प्लास्टर है, 225 mm सिंगल ब्रिक है, और 150 mm कंक्रीट है, लेड का प्लाईमैक्स है विद 2 mm लेड, ठीक है। ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन करने के लिए। क्वालिटी चेक कैसे करेंगे रेडिएशन से, एक एनवलप में लेंगे, एनवलप के अंदर अपन फिल्म को रखेंगे, ठीक है। अब उस एनवलप के ऊपर अपन कोइन प्लेस करेंगे और टेप से चिपका देंगे कोइन को। इसको क्या करेंगे, इसको एडजेसेंट वॉल ऑफ रेडियोग्राफिक रूम के जॉइंट पर प्लेस करेंगे, मतलब जो दीवार रेडियोग्राफी रूम की लगती है डार्क रूम के पास में, उस दीवार के ऊपर उसको चिपका देंगे। फिर कोइन वाले जो कोइन अपने चिपकाया ना फिल्म एनवलप के अंदर, उसके ऊपर चिपका देंगे और कुछ टाइम तक उसको छोड़ देंगे। अगर कोइन के अंदर कोइन की जो इमेज है, फेड इमेज, वो अगर फिल्म पे शो हो रही, इसका मतलब डार्क रूम है वो रेडिएशन से प्रोटेक्ट नहीं है, रेडिएशन प्रूफ नहीं है। इसको दोबारा समझ लेते हैं एक बार। एक फ़िल्म ली हमने, उस फिल्म को इन्वलूप के अंदर डाल लिया, ठीक है, इस इन्वलूप के अंदर डाल लिया, बाहर इसके एक कोइन चिपका दिया अपन ने। अब इस पूरे सेटअप को अपन रखेंगे उस दीवार के टच करवा के इन द सेंस उसके ऊपर चिपका देंगे ऐसे, ठीक है, जहाँ से ये रेडिएशन वाला रूम है और ये अपना डार्क रूम है, तो इससे उसके ऊपर चिपका के रखेंगे और कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। फिर इसको निकाल के देखेंगे इन्वलूप से फिल्म को, अगर फिल्म के ऊपर कोइन की अगर कोई शेडो दिख रही है, इसका मतलब रेडिएशन से प्रूफ नहीं है, कहने का मतलब। फिर आते हैं डार्क रूम डोर। 4 टाइप के डोर होते हैं। सिंगल का मतलब सिंगल डोर होगा आने जाने के लिए। डबल डोर में एक बंद हो सकता है, दूसरा उस टाइम पे खुला हो सकता है ना, आपस में ऐसे इंटरचेंज हो सकते हैं वो, एक खुला है तो एक बंद रहेगा, इस टाइप से। मेज एंड लेबरनिथ डोर सिस्टम, और एक होता है रिवॉल्विंग डोर सिस्टम। एक एक करके पढ़ते हैं। सिंगल डोर सिस्टम, इसमें सिंपलेस्ट व चीपेस्ट टाइप का डोर सिस्टम, एंट्रेंस व एग्जिट के लिए केवल एक ही डोर का इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल और चीपेस्ट, ठीक है। इसमें लाइट का एक्सीडेंटली एक्सपोजर होने का खतरा होता है, मतलब लाइट का एक्सीडेंटली हो सकता है, क्योंकि सिंगल डोर है तो कभी भी कोई एंटर कर जाएगा, लाइट एंटर कर जाएगी तो फिर फिल्म को नुकसान हो सकता है, उसमें फोग आ सकता है। सिंगल टाइप डोर लाइट टाइट व इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ होना ज़रूरी हो जाता है। सिंगल डोर सिस्टम जो है वो लाइट टाइट होना चाहिए और इंटरलॉकिंग सिस्टम उसमें होना चाहिए, जब तक प्रोसेसिंग चल रही है तब तक उसमें कोई एंटर ना करे, ऐसा सिस्टम उसके साथ होना चाहिए। डबल डोर सिस्टम, इसमें 2 डोर कंटेन होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। एक डोर के ओपन होने से सेकंड डोर क्लोज ही रहेगा। इंटरलॉकिंग जो है ना सिस्टम, और वो भी इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग, ये बड़ा काम की चीज़ है। ये क्या करता है कि जैसे अपन ने एक डोर ओपन कर लिया, इस डायग्राम में आप देखते हैं कि ये वाला डोर अगर ओपन कर लिया ना आपने, तो ये बंद ही रहेगा, इसको बंद ही रखेगी मोटर। तो इसको ओपन करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसको बंद करेंगे वापस, एक वाले को वापस बंद करेंगे अंदर आके। यहाँ पे खड़े हो गया आप अंदर आके, दोबारा समझते हैं एक बार इसको। जैसे यहाँ से एंट्री किया आपने और यहाँ के खड़े हो गया आप, इसको कर दिया बंद आपने। अब आप इसको खोल सकते हैं सेकंड को, तो ये बंद हो गया ना, इससे प्रोटेक्शन ज़्यादा हो जाएगी फिल्म्स की, ठीक है। दोनों डोर की बिटवीन ह्यूमन के खड़ा होने व उस डोर को ओपन करके वापस क्लोज करने जितना स्पेस प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब ये होगा कि जैसे ही बंदे ने ये डोर ओपन किया, तो इसमें इन दोनों डोर के बीच में इतना स्पेस है कि वो बंदा यहाँ बीच में खड़ा हो सकता है और इस गेट को बंद कर सकता है, इस गेट को ओपन कर सकता है। तो इतना स्पेस होना ज़रूरी है, ठीक है। पहले वो क्या करेगा, इसमें एंट्री करके इसको वापस बंद करेगा, तो इतना स्पेस हो गया, और फिर इसको जाके खोलेगा। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे,
फिल्म प्रोसेस के ड्यूरिंग ये है कम्प्लीटली सेफ़ होता है। जो डबल डोर सिस्टम है वो फिल्म प्रोसेसिंग अगर हो रही है तो वो सेफ़ रहता है। पर्सन पहले गेट से एंट्री करेगा, फिर उसको वापस बंद करेगा, मतलब पहले गेट में एंट्री की फिर उसको बंद कर दिया उसने, उसके बाद में वो जाएगा सेकंड गेट के पास में, सेकंड डोर के पास में, तब वो ओपन हो जाएगा डोर। थर्ड है मेज एंड लैबरनिथ एंट्रेंस डोर सिस्टम। ठीक है, मेज और लैबरनिथ वाला, इसमें स्पेस ज़्यादा कंज्यूम होता है, इसमें कोई भी डोर सिस्टम नहीं होता। ह्यूमन फिल्म प्रोसेसिंग ड्यूरिंग एंटर एग्जिट कर सकता है। ये जो वाला जो सिस्टम जो है इसमें कोई डोर नहीं होता, इसमें एक एल शेप की ऐसे दीवार होती है, उसकी अलग अलग जैसे विड्थ हाइट है थिकनेस है वो इस टाइप के होते हैं, उसके ब्लैक कलर से पेंट किया रहता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा स्पेस कंज्यूम होता है। इसमें एल शेप की वॉल होती है जिसको ब्लैक कलर से पेंट किया जाता है ताकि लाइट का रिफ्लेक्शन ना हो। ठीक है, इस एल शेप वाली जो वॉल है ये वाली, ठीक है, यहाँ से एंट्री करी जाती है, फिर ऐसे घूम के आना पड़ता है डार्क रूम के अंदर। तो एल शेप वाली जो वॉल है इसको पेंट किया जाता है ब्लैक कलर से, रिफ्लेक्शन नहीं होता कि लाइट का। इसकी जो वर्टिकल हाइट होती है, वर्टिकल हाइट का मतलब ये वाली हाइट जो होती है वो 2 मीटर होती है, लेंथ इसकी 3 मीटर होती है। ठीक है, और इसकी विड्थ जो है वो होती है 700 mm, विड्थ नहीं करके इसकी थिकनेस बोल सकते हैं, 700 mm इसकी थिकनेस होती है। लास्ट है रिवॉल्विंग डोर सिस्टम, सिंपल होता है पर बेस्ट सिस्टम है। ठीक है, इस टाइप का होता है। देखो ये दीवार है, ये वाला जो है ये डार्क रूम मान सकते हैं आप, और ये वाला साइड है वो रेडियोलॉजी वाला मान सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये दीवार हो गई, यहाँ से बंदा एंटर करेगा फिर ये घूमेगा ऐसे तो बंदा पहुँच जाएगा इसके अंदर, इस टाइप से। तो सिंगल टाइप सिस्टम होता है इसमें, एक बार में एक ही काम हो सकता है, एंट्री करके एग्जिट कर दिया उधर, इस टाइप से ये ऐसे राउंड घूमता है, रोटेट करता है सर्कुलर पाथ में ना। मॉडर्न डार्क रूम में इसका यूज़ किया जाता है। रोटेटिंग टाइप का एंट्रेंस होता है, केवल एक ही एंट्रेंस होती है, मतलब एक ही एंट्रेंस है जिससे आप एग्जिट कर सकते हैं और एंटर कर सकते हैं बस। इसमें क्या करते हैं, 2 ब्लैक सिलेंडर से कंपोज करते हैं इसको, मतलब 2 ब्लैक सिलेंडर होते हैं जिसमें बाहर वाला जो सिलेंडर होता है वो एक जगह पे टिका रहता है, स्टेशनरी जिसको बोलते हैं वो रहता है, जबकि अंदर वाला घूम सकता है। तो ये बाहर जो आपको कलर वॉयलेट वॉयलेट कलर दिखता है वो तो है स्टेशनरी, और जो अंदर वाला वो घूम सकता है। आउटर सिलेंडर इज फिक्स्ड, जबकि इनर वाला रोटेट करेगा, ज़्यादा स्पेस नहीं लेता लेकिन फास्ट एंट्री एग्जिट नहीं कर सकते इससे। ठीक है, ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा लेकिन इससे फास्ट एग्जिट एंट्री नहीं कर पाते अपन। फिर डार्क रूम वेंटिलेशन आ जाता है, अगर वेंटिलेशन पूरा होगा तो प्रोसेसिंग भी इफेक्ट होगी, ह्यूमिडिटी रेज होने से हीट लॉस नहीं हो पाएगा, फिल्म की डेंसिटी लॉस होगी तथा फोग डेवलप हो जाएगा, फिल्म की ड्राइंग सही से नहीं हो पाएगी क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है वहाँ पे। डार्क रूम में विंडो रिकमेंडेड नहीं करी जाती, तो वेंटिलेशन कैसे करेंगे, फिर एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करके अपन वेंटिलेशन करते हैं, फिर उसमें से उसकी जो ह्यूमिडिटी उसको बाहर निकालते हैं। डार्क रूम की एयर जो है वो 5 से 10 टाइम, 1 घंटे में 5 से 10 बार उसको चेंज करवा देना चाहिए। एग्जॉस्ट फैन को हायर लेवल पे, मतलब सबसे टॉप पे डार्क रूम है तो उसके ऊपर वाले एरिया पे एग्जॉस्ट फैन रख सकते हैं, जबकि ब्लोअर फैन को जो हवा एंटर करवाएगा, जो हवा करेगा उस फैन को रखेंगे अपन सबसे बॉटम में, लोअर लेवल में लगाना चाहिए। एयर का इनटेक व आउट डायगोनल लेवल पर होना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जैसे डार्क रूम है तो इस पे तो एग्जिट कर रही है और इस पे एंटर कर रही है, तो ये डायगोनली हो जाएगा इस टाइप से। इनटेक व आउट है वो डायगोनल लेवल पे होना चाहिए। डार्क रूम का टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री पर मेंटेन करना चाहिए। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कैसेट हेजेस या पास बुक्स के बारे में। ठीक है, रेडियोग्राफी व डार्क रूम की बिटवीन केसेट को ट्रांसफ़र करने को अलाउ करता है। मतलब कहाँ, अब ये चीज़ समझना आपकी, ये कहाँ होगा, जैसे ये वाला एरिया है वो है रेडियोलॉजी वाला रूम है ना, रेडियोग्राफी वाला रूम, और इसके पीछे वाला एरिया डार्क रूम का, तो ये दीवार लगती है दोनों के आपस में पास में, तो यहाँ होगा इसका पास बॉक्स इस टाइप से। इससे आप केसेट डाल लेंगे, कौन सी, एक्सपोज्ड हो चुकी है वो केसेट है ना, रेडियोग्राफी रूम है तो इससे डालेंगे किसमें, डार्क रूम में देने के लिए, और डार्क रूम वाला जो बंदा है वो इसमें डालेगा अनएक्सपोज्ड। ठीक है, तो इस टाइप से होगा ये, इस दीवार के ऊपर होता है, इस वॉल के ऊपर होता है ये पास बॉक्स। दोनों ही एडजेसेंट वॉल पर माउंट रहता है। ठीक है, पास बॉक्स का यूज़ एक्सपोज व अनएक्सपोज केसेट को पास करने के लिए किया जाता है, मैंने अभी आपको बताया था।
पास बॉक्स की सूटेबल लोकेशन लोडिंग बेंच के पास होती है। लोडिंग बेंच के पास कैसे होती है, जैसे फिल्म आपने लोड कर दी कैसेट के अंदर, और कैसेट के अंदर लोड करते ही आप पास बॉक्स में रख दिया आपने, तो पास होने से फ़ायदा क्या है पास बॉक्स का, कि वो रेडियोग्राफी रूम में जो बंदा है वो उसको वहाँ से ले लेगा। ठीक है, तो ज़्यादा मतलब स्पेस भी सही हो गया, कंज्यूम भी नहीं होगा ज़्यादा, और ज़्यादा जो रेडियोग्राफर है उसको ज़्यादा चलने की भी ज़रूरत नहीं होगी, तो पास में इसलिए लोडिंग बेंच के पास में उसको रखा जाता है, ये मान सकते हैं आप। ये देखिए पासबुक इस टाइप से, ये दीवार है, इसके अंदर ये पासबुक्स बनाए हुए, यहाँ पे बीच में एक डिवाइड करने के लिए एक सेक्शन लगाता है। ठीक है, तो ये इस टाइप से यहाँ पे कैसेट रखी होती हैं दोनों के अंदर, ये देख सकते हैं इसका दूसरा डायग्राम। इसमें दो ओपनिंग होती है जो कि इंटरलॉकिंग सिस्टम से कनेक्ट होती हैं। अब ये भी समझना ज़रूरी है, दो इंटरलॉकिंग का मतलब ये समझ लेना आप कि ये जैसे एक बॉक्स है, अपन एक ही बॉक्स की बात करते हैं, जैसे इस वाले बॉक्स की बात कर लेते हैं पहले, ये वाले बॉक्स की बात करते हैं। इस वाले कैसे है देखो, ये है एक्सपोज्ड वाला, ठीक है, और ये है अनएक्सपोज्ड वाला, इस टाइप से मान लेते हैं इसको एक बार। ठीक है, ये एक्सपोज्ड वाला है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को कि ये वाला पार्ट हो गया डार्क रूम की साइड, और ये पीछे वाला पार्ट जो हो गया रेडियोग्राफी की साइड में। तो इंटरलॉकिंग कैसे होगी, यहाँ भी डोर है, कलर चेंज करता हूँ एक बार मैं, इस वाले पार्ट में डोर है इसके, और अपने जो रेडियोग्राफी रूम है या डार्क रूम उस साइड भी डोर है, दोनों साइड डोर हो गए ना। सेम इसी टाइप से इस वाले में भी पीछे भी एक डोर है और आगे भी एक डोर है। ठीक है, दोनों साइड डोर है। तो इसमें इंटरलॉकिंग कैसे होगा, जैसे आपने अगर ये ओपन कर रखा है ना, तो ये पीछे वाला जो है ना, पीछे वाला ये बंद ही रहेगा। सेम इसी टाइप से अगर आपने ये ओपन कर रखा है तो इसके पीछे जो है दूसरे रूम वाला वो डोर बंद रखना पड़ेगा, बंद रहेगा अपने आप। ठीक है, इंटरलॉकिंग सिस्टम इसको बोलेंगे कि एक अगर ओपन कर रखा है तो दूसरा बंद करना पड़ेगा या बंद रहेगा वो। ठीक है, पास बॉक्स को डबल स्टील की वॉल से बनाया जाता है, मतलब दो लेयर होती हैं स्टील की, उससे बनाया जाता है और स्मूथली वेल्ड कर दिया जाता है, ताकि ना तो लाइट का लीक हो पाए वहाँ से, ना रेडिएशन का लीक हो पाए। इनर साइड में ब्लैक पेंट कोटेड रहता है, लाइट लीकेज के लिए वही है, और रेडिएशन प्रूफ बनाने के लिए लेड की लाइनिंग करी जाती है, उसके अंदर लेड की लाइनिंग कर देते हैं रेडिएशन से प्रूफ बनाने के लिए। तो लाइट के लिए क्या करेंगे, ब्लैक कलर है ना, और उसको स्टील से, डबल स्टील की वॉल से सील्ड कर देंगे, वेल्ड कर देंगे स्मूथली। ऑटोमेटिक इंटरलॉकिंग सिस्टम होने की वजह से वन साइड की ओपनिंग होने से अदर साइड फुल्ली क्लोज हो जाती है। यही मैंने आपको बताया था, इंटरलॉकिंग सिस्टम में ऐसा ही होता है। बिना किसी लाइट व रेडिएशन के डर के कैसेट को आपस में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ना तो उसमें लाइट लीक होने का डर होता है, ना रेडिएशन लीक होने का डर होता है। तो इस हिसाब से अपन उसमें पासबुक से ट्रांसफ़र कर सकते हैं कैसेट को। दोनों कंपार्टमेंट की लेबलिंग करी जाती है, जिसके ऊपर एक्सपोज व अनएक्सपोज लिखा रहता है। तो लेबलिंग करनी पड़ती है, इस वाले पार्ट की एक्सपोज्ड है इसके अंदर और इसके अंदर अनएक्सपोज्ड है, ताकि रेडियोग्राफर और जो प्रोसेस कर रहा है फिल्म को उसको पता रहे कि इसके अंदर ये एक्सपोज फिल्म है, ये अनएक्सपोज्ड है, तो इसकी प्रोसेसिंग करनी है अपने को, इसकी नहीं करनी। कई बार क्या होता है कि जैसे एक्सपोज्ड कैसेट के अंदर ही, जैसे एक बार एक्सपोज्ड थी है ना, तो उसको अनएक्सपोज्ड के अंदर रख दिया अपन ने, तो दोबारा एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि रेडियोलॉजी वाला तो ये समझेगा ना कि ये अनएक्सपोज है, इसलिए लेबलिंग करनी ज़रूरी होती है कि ताकि दोबारा एक्सपोज ना हो जाए वो। ठीक है, ओके, तो डार्क रूम सिंक और पढ़ते हैं। वेट डार्क रूम में प्रोसेसिंग करते समय सिंक की नीड होती है। सिंक मतलब जहाँ से इक्विपमेंट को हम साफ़ कर सकें ना, पानी का नल लगा रहेगा वहाँ पे। सिंक लोडिंग व लोडिंग बेंच के क्लोज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वाटर के ड्रॉपलेट्स फिल्म को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, फिल्म जहाँ पे लोडिंग एंड लोडिंग हो रही है वहाँ पे ये सिंक नहीं होनी चाहिए, पानी की बूंदें गिर सकती हैं फिल्म के ऊपर। डार्क रूम की ओपोजिट साइड की वॉल पर सिंक हम लगा सकते हैं। सिंक है वो फ्लोर से 750 mm ऊपर होनी चाहिए फ्लोर से, और टैप जो होता है वो 450 mm अबव होना चाहिए। तो सिंक से टैप जो है वो इतना अबव होना चाहिए। सिंक में एंटी स्प्लैश डिवाइस लगी हो। सिंक के नियर में कप बोर्ड प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि क्लीन करने के दौरान इक्विपमेंट को प्लेस किया जा सके। कप बोर्ड का मतलब ऐसे होगा जैसे ये सेक्शन बना हुआ है इस टाइप से, तो आपने कुछ भी सामान जैसे साफ़ किया तो इसके अंदर रख सकते हैं कप बोर्ड के अंदर। तो ये सिंक का सिस्टम होता है इसमें। ओके, अब अपन बात करते हैं डार्क रूम में बेंच सिस्टम के। डार्क रूम में दो टाइप का बेंच सिस्टम होता है, एक होता है वेट बेंच और एक होता है ड्राई बेंच। ठीक है, ड्राई बेंच के बारे में बात करते हैं। ये साइड लोडिंग बेंच के साथ प्रोवाइड करी जाती है। ड्राई साइड को फाइबर बोर्ड
लिनोनियम प्लास्टिक मटेरियल से कवर किया रहता है। ठीक है, तो ड्राई साइड में ये मटेरियल लगाए रहते हैं, उसको ऊपर से कवर किया रहता है। फाइबर बोर्ड हो सकता है, लिनोनियम हो सकता है, प्लास्टिक मटेरियल हो सकता है। इसके अंदर देखो जैसे इनलार्जर है, कटर है, पेपर स्टोरेज है, ये ड्राई साइड में रखे जाते हैं ना। वहाँ पे वाटर की कोई काम नहीं होता, वाटर ड्रॉपलेट नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे वेट साइड है, उसके अंदर डेवलपर है, स्टॉप बाथ है, फिर फिक्सर है, फिर वाशर है, फिर ड्राई एरिया है, ये इस साइड होता है। इसमें देखो 8 फीट इसकी लेंथ दे रखी है और ये विड्थ दे रखी है 6 फीट। रिकमेंडेड लेंथ होती है 2.5 मीटर एंड विड्थ होती है 0.6 मीटर। ये किसकी है? ड्राई साइड की। सिंगल की बताइए, जैसे 2.5 मीटर और 0.6 मीटर। ड्राई साइड की तरफ लाइट प्रूफ फोल्डिंग बॉक्स होता है जो कि फिल्म को स्टोर करवाता है। लाइट प्रूफ फोल्डिंग बॉक्स है ना, फोल्ड कर सकते हैं उसको, वो फिल्म का स्टोरेज करवाता है। ये कैसेट को भी स्टोर करने की साइड है, कैसेट को भी इसी साइड स्टोर करते हैं ड्राई साइड में। ड्राई साइड में क्लोज्ड वेस्ट पेपर के लिए बास्केट रखी होती है ना। वेस्ट पेपर अगर है तो उस बास्केट में डाल सकते हैं। ड्राई साइड की बेंच में एक से ज़्यादा ड्रावर लगे रहते हैं, उसके अंदर मटीरियल जो अपनी एसेसरीज होती हैं वो पड़ी रहती हैं ड्राई साइड में, जिसमें इंपॉर्टेंट एसेसरी लगी रहती हैं, जैसे सीजर्स होगी, क्लिप टाइप टेप, राइटिंग पेन, सेफ लाइट का लैंप हो गया या फिर उसके फ़िल्टर, वो रखे जाते हैं ड्रॉवर के अंदर। फिल्म हैंगर को ड्राई साइड ही रखा जाता है, लेकिन इसको लोडिंग बेंच के सेंटर में नहीं हैंग करना चाहिए। फिल्म हैंगर वो होता है जहाँ से अपन फिल्म को अटैच करवाते हैं और हैंग करवाते हैं फिल्म को, जैसे डेवलपिंग करने के बाद हैंग करवा दी, वॉशिंग करने के बाद में इस टाइप से हैंग करवा के रखते हैं। तो वो जो हैंगर होता है वो ड्राई साइड ही होता है, लेकिन वो लोडिंग बेंच के सेंटर में हैंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गिर सकता है। एक्सीडेंटली फॉल होने से फिल्म व कैसेट को डैमेज कर सकती है। फिर आती है वेट साइड। यह पार्ट वह पार्ट है जहाँ पे फिल्म को केमिकली प्रोसेस किया जाता है। इस साइड में 3 से 4 स्टेनलेस स्टील के टैंक रखे होते हैं। वेट साइड में फिल्म को प्रोसेस किया जाता है केमिकली, ये अपने काम का है, मेन पार्ट ये होता है। ठीक है, इस साइड में 3 से 4 स्टेनलेस स्टील के टैंक रखे होते हैं जहाँ पे फिल्म को डेवलपिंग की जाती है, उसकी फिक्सिंग और रिंजिंग वॉशिंग करी जाती है। प्रोसेसिंग केमिकल का यूज़ पाउडर या सोल्यूशन की फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, या तो वो पाउडर फॉर्म में हो सकते हैं सोल्यूशन केमिकल, या फिर वो सोल्यूशन की फॉर्म में हो सकते हैं, पाउडर और सोल्यूशन। प्रोसेसिंग टैंक में आप डेवलपर टैंक, रिंजिंग टैंक, वॉशिंग और ड्राइंग फिक्सिंग टैंक डेवलपिंग, रिंजिंग, फिक्सिंग, वॉशिंग, ये टैंक हो सकते हैं। तो ये था पहला पार्ट। इसके अंदर अपन ने मेन चीज़ें जो लेआउट है वो पढ़ लिया है। अब इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें जनरल वाइट लाइट, सेफ लाइट, ये डार्क रूम इल्यूमिनेशन में आता है, और टाइप ऑफ सेफ लाइट भी है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट वही है, क्वालिटी टेस्ट भी है। उसके बाद में डार्क रूम क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट, ये डार्क रूम का क्वालिटी चेक करने का टेस्ट है, वो सेफ लाइट का था। और यहाँ पे हैंगर आ गए, जैसे फिल्म को हैंग करवाने के लिए क्लिप टाइप, जनरल टाइप, डेंटल हैंगर, मैनुअल प्रोसेसिंग टैंक जो भी पढ़ गए थे अपन स्टेनलेस स्टील वाले, उसके बारे में पढ़ेंगे। मास्टर टैंक है, इंसर्ट टैंक है, फिल्म हॉपर है, उसके बाद में ड्रायर है जिसमें वोट एयर वाले जो कैबिन है वो लगे रहते हैं, और एक ब्लोअर फैन होता है, फिल्म रैक है, स्विचिंग कैसे होती है डार्क रूम की लाइटों की, है ना, लोडिंग अनलोडिंग कैसे करी जाती है उसके बारे में, ये सब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, बाय।